नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। अमेरिका में ये घृणा क्यों? ये सवाल बड़ा है और सवाल गंभीर भी है, क्योंकि आज के इस आधुनिक समाज में जहां हम हर व्यक्ति को बराबर मानते हैं, हर व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर असीम ऊंचाइयों को छू रहा है, अगर ऐसे में किसी देश में नस्लीय हमलों की खबरें सामने आएंगी तो फिर सवाल तो उठेंगे ही। आम लोगों को आप छोड़ दीजिए, अगर उस देश में दूसरे मूल के सांसदों के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाए तो फिर आप जरा सोचिए कि यह मामला कितना बड़ा है और कितना गंभीर है। दरअसल भारतवंशी अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल के साथ एक ऐसा ही मामला सामने आया है और ऐसा पहली बार नहीं है जब उन्हें इस तरह से धमकाया गया हो। उन्हें फोन किया जाता है, फोन पर उन्हें क्या कुछ कहा जाता है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उन्हें फोन पर धमकाया जाता है, कहा जाता है कि आप ये देश छोड़ दीजिए। अब जरा आप खुद सोचिए कि जो व्यक्ति उन्हें इस तरह से धमकी दे रहा है उसकी मानसिकता क्या है। इस पर भी आपको विस्तार से बताएंगे कि आखिर यह मानसिकता जन्म कहां से लेती है। साथ ही साथ उन घटनाओं का भी जिक्र करेंगे जो पिछले एक महीने के दौरान हुई हैं, जो सवाल पूछ रही हैं कि जो नस्लवाद दुनिया के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, आखिर वो अमेरिका से खत्म क्यों नहीं हो रहा है। दरअसल जब बराक ओबामा 2008 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उस वक्त यह उम्मीद जताई गई थी कि अब नस्लवाद के खात्मे की यह एक तरह से शुरुआत है। हालांकि इससे पहले भी शुरुआत कई बार की गई थी। अगर नस्लवाद का इतिहास सदियों पुराना है तो फिर इसके खिलाफ लड़ाई भी सदियों पुरानी रही है। लेकिन जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे साल 2008 में तो यह उम्मीद जगी थी कि अब जो नस्लवाद की समस्या है उसका जड़ से उन्मूलन होगा, लेकिन समस्या जस की तस नजर आ रही है। और जब आम लोगों को आप छोड़ दीजिए, खास लोगों के साथ भी इस तरह का व्यवहार किया जाएगा तो सवाल तो उठेंगे ही। सबसे पहले पूरा मामला क्या है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं, उसके बाद विस्तार से आपको एक एक चीज के बारे में बताएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए भारतवंशी सांसद प्रमिला जयपाल ने धमकी भरे 5 ऑडियो संदेश शेयर किए हैं। अज्ञात शख्स दे रहा अंजाम भुगतने और अपने देश वापस लौटने की धमकी। जयपाल को पहले भी इस तरह की धमकी जो है वो मिल चुकी हैं। सिएटल में घर के बाहर उन्हें पिस्तौल दिखाई गई थी। इसके अलावा ब्रेट फोर्सेल के रूप में उस व्यक्ति की पहचान हुई थी जिसे उस वक्त पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया था। साथ ही साथ उन्होंने धमकियों पर क्या कहा है वो भी आपको दिखा देते हैं। अक्सर नेता अपने सुरक्षा खतरों को उजागर नहीं करते हैं, लेकिन हम हिंसा को नई आम बात के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। ये जयपाल का बयान सामने आया है। हम उस नस्लवाद और लिंगवाद को भी स्वीकार नहीं कर सकते जो इस हिंसा के मूल में है और इसे प्रोत्साहित करता है। तो ये वो बयान जो जयपाल का उसके बाद सामने आया है। प्रमिला जयपाल कौन है वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। चेन्नई में जन्म हुआ था। 18 साल की उम्र में ही वो अमेरिका चली गई थी, जिसके बाद वहीं पर उन्होंने आगे की पढ़ाई और बाकी काम किए। वाशिंगटन की राज्य सीनेट में 2 साल उन्होंने काम किया था और फिर 2016 में प्रतिनिधि सभा के लिए भी प्रमिला जयपाल को चुना गया था और ये उनके लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं था। डेमोक्रेट के तौर पर प्रमिला जयपाल का ये तीसरा कार्यकाल है और लगातार वो अच्छा काम कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप की कड़ी आलोचक प्रमिला जयपाल को माना जाता है, लेकिन जिस तरह से उन्हें धमकाया गया है वो कहीं ना कहीं कई सवाल खड़े करता है। अमेरिका के धमकीबाज, एक महीने में 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। 26 अगस्त की अगर बात करें, पिछले महीने की ही बात है, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, टेक्सास में भारतवंशी महिलाओं के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई थी। 26 अगस्त की यह घटना। उसके अलावा 1 सितंबर को भारतवंशी को कैलिफोर्निया में अपशब्द कहे गए थे। अपशब्दों के साथ उसे बुलाया गया था। भारतवंशी सांसद प्रमिला जयपाल को अब फोन पर धमकी मिली है। यह भी
जो घटना है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। कुछ आंकड़ों पर भी नजर डाल लेते हैं और ये आंकड़े पूरी कहानी को खुद ब खुद बयां करते हुए नजर आएंगे। साल 2020 के ये आंकड़े हैं व्हाइट सुपरमेसी पर एंटी डिफेमेशन लीग की रिपोर्ट है, ये एक संस्था है, उसकी रिपोर्ट है। 2020 में रंगभेदी, नस्लभेदी, यहूदी विरोध और दूसरी नफरत की घटनाओं की अगर संख्या देखें तो 5125 ऐसी घटनाएं अमेरिका में हुई हैं 2020 में। उससे ठीक एक साल पहले 2019 में इनकी संख्या 2724 थी। महज एक साल में करीब 2 गुना इन संख्याओं को देखा गया है, इनमें इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हेट ग्रुप में बेतहाशा इजाफा देखने को मिला है, यानी कि ऑनलाइन इस तरह से मैसेजेस एक दूसरे को जो भेजे जाते हैं उनमें ज्यादा संख्या उनकी देखी गई है। साल 2020 के कुछ और आंकड़े आपको दिखा देते हैं। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ये आंकड़े हैं, FBI के हेट क्राइम डेटा एक्सप्लोरर के ये आंकड़े हैं। 11 हिंदुओं के खिलाफ हमले की घटनाएं 2020 में सामने आई हैं। ये हम आपको एक एक करके आंकड़े दिखा रहे हैं और अगर इसमें मुस्लिमों की संख्या देखें तो वो 110 है, जो बेहद चिंता की बात है। अमेरिका जैसे देश में जो आधुनिकता के साथ कदमताल करने की बात करता है, लेकिन जो पूरा पाषाण काल की सोच है वो कब जाएगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। वहीं सिख समुदाय की बात करें तो सिख समुदाय के खिलाफ 89 ऐसे हमलों की घटनाएं भी 2020 में सामने आई हैं और ये FBI के हेट क्राइम डेटा एक्सप्लोरर के आंकड़े हैं। वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं। अमेरिका में हिंदू विरोधी भावनाओं में इजाफा हुआ है। रटगर्स यूनिवर्सिटी की कॉन्टेगियन लैब की रिसर्च रिपोर्ट यह है कि जो हिंदू विरोधी घटनाएं हैं, भावनाएं हैं, उनमें लगातार इजाफा देखने को मिला है। और जब इस तरह से बातें निकलकर सामने आती हैं, आंकड़े गवाही खुद ब खुद देते हैं, तो फिर सवाल उठता है कि सरकार इस पर क्या कर रही है। क्योंकि जब जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तो उस वक्त उन्होंने जो वादे जनता से किए थे तो उसमें सबसे बड़ा वादा एक ये भी था कि अमेरिका से नस्लवाद को पूरी तरह से खत्म करेंगे। अमेरिका में नस्लवाद जो पैर जमा रहा है, उन नस्लवाद के पैरों को जमीन से उखाड़ने का काम करेंगे। लेकिन अब तक क्या हो रहा है? ऐसा नहीं है कि जो बाइडेन इस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, कई प्रस्तावों पर उन्होंने साइन भी किए हैं। लेकिन वक्त के साथ में एक बात देखने को मिलती है, अमेरिका में नस्लवाद के मुद्दे पर कानूनों में संशोधन तो बहुत देखने को मिलता है, लेकिन आप यकीन मानिए जितने आंकड़े पुलिस के रिकॉर्ड में दर्ज होते हैं उससे ज्यादा आंकड़ों के बारे में तो पुलिस को जानकारी भी नहीं होती होगी। अब इतिहास पर अगर नजर डालें तो अमेरिका में जो नस्लवाद का इतिहास है वो आज का नहीं है, सदियों पुराना ये इतिहास है। और सदियों पुराना अगर नस्लवाद का इतिहास है तो इसके खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई भी काफी लंबी चलती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले आपको जो प्रमिला जयपाल को फोन किया गया था, उनसे क्या कुछ कहा गया था, वो भी हम आपको सुना देते हैं। उसके अंश जो माफ कीजिएगा उसके जो अंश हैं वो जरूर आप एक बार सुन लीजिए, उसके बाद इस पर विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। Yeah, hi, Pramila. Hey, I just wanted to give you a little heads up. Get ready for the worst year of your life. It's going to be turmoil every day. This is going to be fun. This is going to be fun. Your life is going to be miserable. You stupid fucking get ready for turmoil. You're getting it. You're going to get exactly what you deserve. Have a nice day. Go fuck yourself, you. How do you like sucking that Biden? Hey, Chapel Paul. You gotta be the ugliest motherfucker in the world. Who beat you with an ugly stick? You ugly fucking. Hey, why don't you guys go back to where you came from? None of these are goddamn citizens. Hey, how do you say your name? Congresswoman Jackoff? Yeah, that's what I thought. God damn you liberal cut. Your day is coming. God damn. As soon as the president's installed, like on November 4th or 5th, we're coming after all you mother. You're going to be scrubbing floors for the rest of your life, you. तो आपने
उन अंश को सुना जिसमें प्रमिला जयपाल के साथ में ये फोन पर धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। उस लहजे पर आप एक बार अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। किस लहजे में वो बात कर रहा था, क्या जिस तरह से वो बात कर रहा था उसके पीछे कोई डर छुपा हुआ है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमें नस्लवाद के अमेरिकी इतिहास के बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि नस्लवाद अब ऐसा तो है नहीं कि जन्म के साथ ही अमेरिका में इसकी शुरुआत हो गई थी। जब 17वीं सदी की अगर बात करें तो औपनिवेशिक दौर के दौरान से ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। 17वीं सदी में क्या करते थे, गोरे अफ्रीकियों को गुलाम बनाते थे और उस वक्त अफ्रीकियों को, इंसानों को बेचा जाता था। दास प्रथा अमेरिका में बहुत हावी थी। अब 17वीं सदी में जब इसकी शुरुआत हुई तो उसके बाद ये करीब सिलसिला ऐसे ही नहीं थम गया। करीब 200 सालों तक इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती रही। अमेरिका में अफ्रीकियों का व्यापार होता रहा, इंसानों को एक से दूसरे के पास बेचा जाता रहा, गुलाम बनाकर उन्हें वहां पर रखा जाता था। और उसके बाद तो करीब 200 साल के बाद 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध भी छिड़ा था, क्योंकि उस वक्त दास प्रथा के खिलाफ आवाज भी बुलंद होनी शुरू हो गई थी और गोरे लोग भी जो हैं वो दास प्रथा के खिलाफ थे। जो नस्लवाद की समस्या है उसके खिलाफ गोरे भी आवाज उठाने लग गए थे। उसके बाद फिर अब्राहम लिंकन ने साल 1865 में नस्लवाद को खत्म करने के लिए दास प्रथा का अंत भी किया था। दास प्रथा को उन्होंने पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन क्या उस फैसले के बाद दास प्रथा खत्म हो गई है? माना कि अब इंसानों का व्यापार नहीं होता है, लेकिन अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बड़ी घटनाएं देखने को मिलती हैं, जो अपने आप में कई सवाल पूछती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब्राहम लिंकन ने तो दास प्रथा खत्म कर दी थी। उसके बाद जब समस्याएं विकराल होती गई, धीरे धीरे इस तरह के मामले लगातार सामने आते गए, तो फिर कानूनों में बदलाव किया गया, कानूनों में संशोधन भी किया गया और समय समय पर इसके खिलाफ आवाज भी उठती रही। जैसे जैसे घटनाएं सामने आती वैसे वैसे इसके खिलाफ आवाज भी मुखर होती रही। साल 2020 की ही बात है, जॉर्ज फ्लॉयड, एक अफ्रीकी नागरिक, उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिसकर्मी पर हत्या का आरोप लगता है और उसके बाद पूरा अमेरिका जल उठा था। यकीन मानिए, अमेरिका के कई शहरों में खूब आगजनी की घटनाएं देखने को मिल रही थी, हिंसा की घटनाएं देखने को मिल रही थी और बवाल पूरे अमेरिका में हो रहा था, क्योंकि नस्लवाद की जो समस्या है उसे जड़ से उखाड़ना बेहद जरूरी है। उसके बाद सरकारों के द्वारा आश्वासन भी दिया गया, लेकिन जब एक महीने के अंदर 3 घटनाएं केवल भारतीयों के साथ ही हो जाती हैं, तो आप खुद सोचिए अफ्रीकियों के साथ क्या हो रहा होगा। अब जब हम चर्चा ये कर रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सदियों से हो रही हैं, तो फिर इसके पीछे अब क्या वजहें हैं? चलिए, पहले आपको गुलामी करवानी थी, आपको घर के काम करवाने थे, आपको दूसरे काम करवाने थे, इसलिए आप उन्हें गुलाम बनाते थे। लेकिन अब ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से अमेरिकी जो गोरे हैं, खासतौर पर जो क्रिमिनल माइंडसेट के लोग हैं, वो नस्लवाद को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं? इसके पीछे की वजहों को भी आपको समझना होगा। दरअसल अगर आप अमेरिका को समझें, वहां के जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनको समझने की कोशिश करें, उनके काम को लेकर के, उनके व्यवसाय को लेकर के, तो आप पाएंगे कि अमेरिका में जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा तबका है वो गोरे नहीं है। यानी कि अमेरिका में जो गोरे हैं वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की श्रेणी में नहीं आते हैं। और आप यकीन मानिए, जो गोरे हैं वो दूसरे नंबर की श्रेणी में भी नहीं है, वो तीसरे नंबर पर वहां पर आते हैं। जो हिंदू वर्ग वहां पर हैं, जो भारतीय वहां पर हैं, वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वहां पर माने जाते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर चीन के लोग आते हैं। और इसलिए जो डर मन में पैदा होता है, क्योंकि जो गोरे लोग वहां पर रहते हैं उनके पास अपनी पैतृक संपत्ति वहां पर है, और ऐसे में जब बाहर से कोई लोग वहां पर आकर के रहते हैं तो फिर उनके खिलाफ घृणा की भावना जब पैदा होती है तो वो समाज के लिए अभिशाप बन जाती है, क्योंकि मन में एक डर बैठता है और वो डर की वजह से नस्लवाद वहां पर इस तरह से हावी होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद करेंगे कि अब बाइडेन सरकार इस दिशा में काम करती हुई नजर आएगी, क्योंकि इस पूरे मसले पर काम करना बेहद जरूरी है। अगर काम नहीं किया गया तो फिर समस्या जस की तस बनी रहेगी और आगे विकराल होती हुई भी नजर आएगी। और अगर हम बात करें तो केवल अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है, क्योंकि अमेरिका में ज्यादा इस तरह के मामले सामने आते हैं, तो फिर इस तरह की घटनाएं जो है वो शर्मसार करती हैं। सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि यूएन की कई एजेंसियां हैं
जो दुनिया के तमाम देशों में इस तरह के मामलों को लेकर के सवाल उठाती रहती हैं, अल्पसंख्यकों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है उसको लेकर के सवाल उठाती रहती हैं। लेकिन जब नस्लवाद की समस्या का इलाज अमेरिका नहीं ढूंढ पा रहा है तो फिर कहीं ना कहीं जो लोग वहां पर रह रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब हाल ही की घटना है, आपने देखा होगा कि एक अमेरिकन मैक्सिकन ने किस तरह से जो भारतीय महिलाएं वहां पर थी उनके साथ में किस तरह का व्यवहार किया था, यहां तक कि मारपीट तक की नौबत आ गई थी। और जो शब्द उसने कहे थे वो शब्द थे आई हेट यू। सवाल ये कि इतनी नफरत क्यों, और इतनी नफरत अगर भारतीय वहां पर अच्छा काम कर रहे हैं, शोहरत पा रहे हैं, उससे आ रही है, तो फिर आपको भी सोचना चाहिए कि आपके देश को आगे बढ़ाने में भारतीयों का योगदान वहां पर कम नहीं है। बड़े बड़े जो नेता हैं वो आपकी संसद में बैठे हैं, कमला हैरिस उसका एक उदाहरण भी है। ऋषि सुनक अभी जो चुनाव हुए थे उसमें अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे, और एक ये वजह भी ऋषि सुनक की हार की रही है क्योंकि जब इस तरह की भावना मन में होगी तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी भारतीयों को जरूर वहां पर उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका से हट जाएं, दूसरे देशों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह की दिक्कतें पहले बहुत ज्यादा सामने आती थी। हालांकि अब उनमें जो है वो गिरावट जरूर देखने को मिली है। लेकिन आपको याद होगा, अगर आप क्रिकेट के प्रशंसक हैं तो हरभजन सिंह के साथ में वहां पर विवाद हुआ था, एंड्रू साइमंड्स का मंकी गेट कांड के नाम से यह मशहूर हुआ था। और इस कांड के बाद में इतनी सुर्खियां इस पूरे मुद्दे ने बटोर ली थी कि वहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो क्रिकेट सीरीज हो रही थी उस पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आया था। और जो ऑस्ट्रेलियन अखबार उस वक्त हुआ करते थे उनकी फ्रंट पेज पर यह स्कैंडल ही पूरी तरह से छपा हुआ था। और जो पूरा विवाद है वो नस्लीय टिप्पणी को लेकर के ही शुरू हुआ था। सवाल ये कि आखिर अगर नस्लीय टिप्पणियां करना समाज के लिए अभिशाप जैसी समस्या बन चुके हैं तो फिर इनका समाधान क्या है? सबसे बड़ा सवाल यह कि जब अमेरिका जैसा बड़ा देश, जो अभी अगर आप अर्थव्यवस्था के लिहाज से देखेंगे तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, अगर उस देश को इस जैसी समस्याओं से पार पाने में मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, मुश्किलें सामने आ रही हैं, तो फिर दिक्कतें कहीं ना कहीं सरकारों में ही नहीं बल्कि लोगों में भी हैं। क्या सरकार अपने स्तर पर कुछ ऐसी एजेंसियां या फिर इसको लेकर के कुछ ऐसे कठोर कानून नहीं बना सकती है ताकि इस तरह के मामले आने पूरी तरह से बंद हो जाएं? लेकिन अगर सरकार ऐसा करती है तो क्या उसके परिणाम उन्हें चुनावों में भुगतने पड़ेंगे? इसका डर सरकारों को बना रहता है, यह भी बड़ा सवाल है। अब अगर कोई कुरीति समाज के लिए अभिशाप है तो उसका निदान कैसे होगा? अब आप खुद सोचिए, अगर नस्लवाद एक बड़ी समस्या है तो उसका निदान कैसे होगा? तो उसके लिए कोई और नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कहते हैं कि हमें नया भारत बनाना है और उसके लिए सभी भारतीयों का योगदान बेहद जरूरी है, उसी तरह से अगर नस्लवाद की समस्या को जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए वहां के नागरिकों का सबसे पहले जिम्मेदारी तय होना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब मन से ये घृणा की भावना खत्म होगी, जब सुपरमेसी कि अपने गोरे होने से या फिर दूसरे के काले होने से नहीं बल्कि आपके काम करने से होगी, और अगर आप सुप्रीमेसी अपने आप को सुप्रीम दिखाना चाह रहे हैं तो फिर आप सुप्रीम तभी होंगे जब आप दूसरों का सम्मान भी करेंगे। अगर आप दूसरे वर्ग के लोगों को, दूसरी नस्ल के लोगों को हीन भावना से देखेंगे तो वो सुप्रीमेसी किसी काम की नहीं रहेगी। उम्मीद यही करेंगे कि इस दिशा में काम करता हुआ बाइडेन प्रशासन नजर आएगा। साथ ही साथ लोग जागरूक होंगे, क्योंकि लोग अगर जागरूक होंगे तभी इस तरह की समस्या का समाधान हो पाएगा। उम्मीद करेंगे कि आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। नस्लवाद की समस्या को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए, और इसका उन्मूलन कैसे होगा इसको लेकर के भी अपने विचार जरूर साझा कीजिए। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।